हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सेलिना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो 11वीं कक्षा का विषय तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स की समरी आज हम करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करती हूँ। चलिए हम देखते हैं अब हमारा फर्स्ट पॉइंट। रोम साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक था। क्या कहा? रोम साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक था। इसके विशाल भूभाग में आज का ज़्यादातर यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा सम्मिलित था। तो इस सबसे पहली बात तो ये कि जो हमने बात की है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, तो वो जो एम्पायर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, वो किसका है? वो रोम का है। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है? रोम के बारे में बात हो रही है। तो इस पूरे चैप्टर में जो मेन हमारा केंद्र बिंदु है वो रोम है, रोम साम्राज्य है। तो सबसे पहले हम उसकी ज्योग्राफी को जान रहे हैं। जैसे कि आपको बताया कि रोम साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक था। इसके विशाल भूभाग में आज का ज़्यादातर यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा सम्मिलित था। तो रोम का जो एरिया था वो इतना बड़ा था। जो आज रोम हम देखते हैं वो छोटा सा है, लेकिन जिस रोम की हम बात कर रहे हैं प्राचीन विश्व में, ये इतना बड़ा इसका इलाका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। रोम इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का संपन्न भंडार था। यानी कि जो स्रोत सामग्री होती है उसका जो है बहुत बड़ा भंडार था। और यह स्रोत सामग्री निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित की जा सकती है। पहला है पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री बहुत ज़्यादा थी। दूसरा है दस्तावेज़, दस्तावेज़ बहुत ज़्यादा थे। और सामग्री अवशेष, और भी सामग्रियाँ थी जिनको हम सामग्री अवशेष की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा थे। ईसा के जन्म से 7वीं सदी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक अवधि में ज़्यादातर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के बड़े क्षेत्र में रोम तथा ईरान 2 शक्तिशाली साम्राज्यों का शासन था। किसका? रोम तथा ईरान। यहाँ पर एक और नाम शामिल हो रहा है अब, और वो है ईरान। तो 2 शक्तिशाली साम्राज्यों का शासन था। ये दोनों साम्राज्य परस्पर प्रतिद्वंदी थे। कैसे थे? परस्पर प्रतिद्वंदी, यानी आपस में इनका जो है एक दूसरे से कंपटीशन चलता रहता था, प्रतिद्वंदी थे। ठीक है। तो फिर रोम साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान के मुकाबले अधिक विविधतापूर्ण था। यह साम्राज्य ऐसे राज्य क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप था जो प्रमुख रूप से सरकार की एक साक्षी प्रणाली के साथ परस्पर संबंध था। क्या बताया कि रोम साम्राज्य जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान के मुकाबले अधिक विविध था, ज़्यादा वैरायटी थी, विविधतापूर्ण था। यह साम्राज्य ऐसे राज्य क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप था जो प्रमुख रूप से सरकार की एक साक्षी प्रणाली के साथ परस्पर संबंध था। ठीक है, मतलब सरकार ने जो है इसमें बहुत सारी जो विविधता थी उसको बनाए रखा था, तो उसके साथ जो है इसका परस्पर संबंध था, इसलिए इसमें जो है बहुत विविधता हमें इसकी संस्कृति में, रोम की संस्कृति में दिखाई देती है। ठीक है। रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में लैटिन तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही पूर्वी भाग के उच्च वर्ग यूनानी भाषा बोलते थे तथा लिखते थे, जबकि पश्चिमी भाग के लोग लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो रोमन साम्राज्य था उसमें कई सारी भाषाएं बोली जाती थी, और ज़्यादातर जो है प्रशासनिक कार्यों में लैटिन भाषा और यूनानी भाषाओं का इस्तेमाल होता था। क्यों होता था? क्योंकि जो पूर्वी भाग के लोग थे, उच्च वर्ग, वो यूनानी भाषा बोलते थे। कहाँ के? पूर्वी भाग के लोग। और पश्चिमी भाग के लोग जो है वो लैटिन भाषा बोलते थे। तो दोनों ही भाषाओं में प्रशासनिक कार्यों को किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छठा पॉइंट है, प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा गया। क्या कहा गया? प्रिंसिपेट कहा गया। और किसने स्थापित किया था? सम्राट ऑगस्टस ने। ये नाम आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट नाम है सम्राट ऑगस्टस। ठीक है। यद्यपि ऑगस्टस सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को बनाए रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक अर्थात प्रिंसेप्स था। ठीक है, यानी कि वो एक राजा की तरह अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता था, इस तरह प्रेजेंट नहीं करता था कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली सदस्य हूँ, बल्कि इस तरह प्रेजेंट किया गया कि वो एक नागरिक है। कैसा नागरिक है? प्रमुख नागरिक है और एक प्रिंसेप्स है। ठीक है, इस तरह खुद को पेश किया। आगे बढ़ते हैं 7 पॉइंट पे। तत्कालीन रोम समाज की अपेक्षाकृत आधुनिक विशेषताओं में नाभिकीय परिवारों का चलन था। कैसा परिवारों का चलन था? नाभिकीय परिवारों का चलन था। ठीक है। तलाक अपेक्षाकृत सरल था। नाभिकीय परिवार कैसे होते हैं? मतलब सिंगल फैमिली। ठीक है। तलाक अपेक्षाकृत सरल था। तलाक के लिए पति अथवा पत्नी के द्वारा विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही पर्याप्त था। यानी कि बहुत ही इजी तरीके से तलाक हो जाता था। तलाक आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, भारत में तो है ही, इतनी आसानी से तलाक नहीं होता है। पुरुष तीसरे दशक के अंतिम वर्षों या चौथे दशक के प्रारंभिक वर्षों में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों का विवाह 16 18 से लेकर 22 से 23 वर्ष की उम्र में किया जाता था। यानी कि पुरुष तो काफ़ी लेट विवाह करते थे और स्त्रियों की विवाह करने की आयु भी ठीक ठाक थी, यानी बाल विवाह जो है यहाँ पर नहीं होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों में काम चलाऊ साक्षरता की स्थिति अलग अलग थी। यानी कि जिससे काम चल जाए वैसी स्थिति जो है साक्षरता की अलग अलग थी। जैसे कि पोम्पई में साक्षरता व्यापक रूप से थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी पोम्पई में साक्षरता। यहाँ की मुख्य गलियों की दीवारों पर विज्ञापन पाए गए हैं, यानी कि जो है आम लोग पढ़ लिख सकते थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बुक कब टेढ़ी हो गई मुझे पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चला। चलिए, रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विभिन्नता के अनेक रूप तथा स्तर दिखाई देते हैं। और विभिन्नता तो वहाँ होती, जैसे कि आपने देखा इतना बड़ा इलाका है, ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा जो है इसकी फैली हुई है, तो बहुत तरह तरह के लोग इसमें शामिल थे, इसलिए जो है विविधता भी कई स्तर पर दिखाई देती है। ये विविधता वेशभूषा, धार्मिक संप्रदायों, स्थानीय देव देवताओं, बोलचाल की भाषाओं में बहुलता, भोजन तथा सामाजिक संगठन में पाई गई है। इन सब चीज़ों में जो है विविधता देखी गई है। और रोम साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों तथा जैतून तेल की फैक्ट्रियां काफ़ी बड़ी संख्या में थीं। ठीक है, तो क्या पता चला हमें? पता चला कि बंदरगाहों, खानों और खाद्यान्न, ईंट भट्टों और जैतून के तेल की फैक्ट्रियां जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। क्या थी? फैक्ट्रियां काफ़ी बड़ी संख्या में थी। इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ का आर्थिक ढांचा काफ़ी मजबूत था। तो जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, आर्थिक ढांचा जो है वो काफ़ी मजबूत था। 11वां पॉइंट, रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन का अच्छा प्रावधान था। यानी कि श्रम प्रबंधन जो है जैसे कि शहरों में आप देखते हैं उस तरीके का श्रम प्रबंधन जो है वो अच्छा था। दक्षिण स्पेन के लेखक कोलमेला, कौन है? कोलुमेला ने प्रथम सदी में सिफारिश की थी जमींदारों को अपनी आवश्यकता से दुगनी तादाद में कृषि उपकरण तथा औजार का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए। क्या कहा था उन्होंने? अपनी आवश्यकता से दुगनी तादाद में, है ना, दुगनी तादाद में कृषि उपकरण तथा औजार का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? कोलुमेला ने कहा था। और ये लेखक थे कहाँ के? स्पेन के लेखक थे। चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपको याद रखने हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है आपको मिस नहीं करना है।
परवर्ती रोम नौकरशाही उच्च तथा मध्यम या मध्य वर्ग से संबंधित था। किससे संबंधित था? परवर्ती रोम नौकरशाही उच्च तथा मध्य वर्ग से संबंधित था। ये लोग अपना वेतन सोने के रूप में लेते थे। किस में लेते थे? सोने के रूप में लेते थे। रोम साम्राज्य में अंतिम वर्षों में भ्रष्टाचार फैल गया था। न्याय प्रणाली तथा सैन्य आपूर्तियों का प्रशासन भ्रष्टाचार से ग्रसित हो चुका था। तो फिर बाद में क्या हुआ? यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार फैल गया और जो है प्रक्रिया यहाँ की वो एक तरीके से कह सकते हैं चरमराने लगी। स्थिति जो है वो ध्वस्त की तरफ बढ़ने लगी। चौथी सदी सांस्कृतिक तथा आर्थिक हलचलों से युक्त थी। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का महत्वपूर्ण फैसला किया। क्या कर लिया? फैसला क्या कर लिया उन्होंने? कि जो ईसाई धर्म था उसको राजधर्म बनाने का फैसला कर लिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। और आप देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है कितनी ज़्यादा विविधता थी, तो एक धर्म कैसे चल पाता है ना। तो इस तरीके से जो है ये एक महत्वपूर्ण फैसला कर लिया गया। यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का एक बड़ा धर्म था। जैसा कि मैंने आपको बताया विविधता थी, तो एक बड़ा धर्म यहाँ पे कौन सा था? यहूदी था, बड़ा धर्म था। यहूदी धर्म एकाश्म यानी मोनोलिथ था। परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं विद्यमान थी। तो जो पुराना यानी परवर्ती काल का जो यहूदी धर्म था उसमें खुद में अनेक विविधताएं थी और वो एक बड़ा धर्म भी था रोम साम्राज्य का। तो अब क्या होता? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में रोम तथा ईरान के मध्य युद्ध शुरू हो गया। अब दूसरी स्थिति क्या हुई? 7वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में रोम और ईरान के मध्य युद्ध शुरू हो गया। ससानी शासक 3री सदी से ईरान पर शासन कर रहा था। उसने मिस्र सहित तमाम पूर्वी प्रांतों पर हमला कर दिया, लेकिन बाइजेंटियम द्वारा 620 के दशक में इन प्रांतों पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। अब रोमन साम्राज्य को इसी नाम से जाना गया। किससे? बाइजेंटाइन। किससे? बाइजेंटियम। निसंदेह प्राचीन विश्व इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना अरब प्रदेश में इस्लाम का विस्तार था। तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम ये जो महत्वपूर्ण घटना बताई है प्राचीन विश्व इतिहास की इस्लाम का विस्तार, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में उसकी समरी जानेंगे कि इस्लाम जो है किस तरह आया, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, कौन कौन लोग जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, वो सब कुछ जो है वो सारी समरी हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में उसमें करेंगे। यहाँ तक मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो है बहुत सारी चीज़ें रोमन साम्राज्य में हुई। जो उभर कर चीज़ें सामने आती हैं वो ये कि विविधता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, एरिया बहुत बड़ा था और जो है ईरान और रोम में शुरू से ही जो है प्रतिद्वंदिता चल रही थी, जो बाद में जाके जो है एक तरह की कह सकते हैं कि लड़ाई का रूप, युद्ध का रूप भी लेती है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से जो है ईसाई को राजधर्म बनाने की कोशिश की गई। और चौथी सदी में जो है सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलें भी हो रही थी। फिर हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर जो है यहूदी धर्म वो रोम साम्राज्य का एक बड़ा धर्म था और उसमें भी कई विविधताएं थीं। तो इस तरह की स्थिति भी थी कि दो धर्म जो है वो बड़े स्तर पे दिखाई दे रहे हैं। एक को जो है वो राज धर्म बनाना चाह रहे हैं, वहीं दूसरा धर्म भी है यहूदी धर्म। ठीक है, तो उसकी स्थिति क्या रही। फिर हमें अंत में पता चलता है कि जो है रोम को जो रोमन साम्राज्य था उस पे जो है बाइजेंटियम का जो है कब्ज़ा हो गया और उसका बाइजेंटियम नाम से ही बाद में जाना गया। यहीं पर हमें पता चलता है कि जो प्राचीन विश्व का इतिहास है वहाँ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है वो अरब प्रदेश में इस्लाम का विस्तार है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर की उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी तरह समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंचती रहे।
इसी के साथ मैं कहूँगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो में बने रहे, आपने वीडियो को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगेन।